मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी बोर्स मॉडल की, क्या ड्रॉबैक्स थे और उसके क्या फायदे थे, यूजफुलनेस उसकी, वो सब हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नेक्स्ट हमारा जो मॉडल होगा वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि हर मटेरियल, हर पार्टिकल जो है वो ड्यूअल कैरेक्टर शो करता है। उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक वेवलेंथ बताई कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी क्या वेवलेंथ हो सकती है। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो क्या था, और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के क्या पोस्टुलेट्स थे, कैसे हम उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, वो सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड ड्यूअल नेचर। ठीक है, कि डी ब्रोगली ने क्या कहा कि हर पार्टिकल जो है उसके अंदर दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं। वेव कैरेक्टर भी होता है उसके अंदर और पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। चाहे अब वो आपके पास एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, चाहे आपके पास ये मार्कर हो, चाहे बॉल हो, कोई भी पार्टिकल है, all material particles like electron, proton, atom, chalk, stone, ball, etc. possesses dual character। तो ये डी ब्रोगली ने कहा, ठीक है, कि हम किसी भी पार्टिकल के अंदर ड्यूअल कैरेक्टर बता सकते हैं। लेकिन अब आगे हम देखेंगे इसमें, जब एक एग्जांपल लास्ट में हम करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, लाइक मार्कर हो गया, बॉल हो गई, बस मूव कर रही है, कोई भी थिंग है, ठीक है, उन सब में ड्यूअल कैरेक्टर है, लेकिन उनका जो वेव कैरेक्टर है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जब एक बॉल को मैं थ्रो कर रहा हूं तो उसके अंदर ड्यूअल कैरेक्टर है, वो वेव कैरेक्टर शो कर रही है, लेकिन उसकी जो वेव लेंथ है वो बहुत ही कम है, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसके अंदर कोई ड्यूअल कैरेक्टर की बॉल जो है हमें वेव की तरह जाते हुए दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी है कि हमें वो ऐसे लगता है कि वो एक स्ट्रेट पाथ में जा रही है। ठीक है, तो ये सब आगे हम पढ़ेंगे। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि इफ ए फोटोन हैज वेव कैरेक्टर, if a photon has a wave character, then its energy can be given by E is equal to h mu। E is equal to h mu, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। And if a photon has particle character, then its energy is given by E is equal to mc square। E is equal to mc square। ठीक है, यहाँ मास जो है वो फोटोन का है c स्पीड ऑफ लाइट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी है। अब दोनों ही जो एनर्जी है वो एक फोटोन की है, तो दोनों इक्वल होंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, h nu is equal to mc square। h nu is equal to mc square। और हमने पढ़ा है कि न्यू किसके बराबर होता है, c by lambda। तो मैं लिख सकता हूँ mc square and it comes out to be lambda की अगर हम वैल्यू देखें तो c से c कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा h upon mc। ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा। एक फोटोन के लिए अगर मैं वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे मास पता होना चाहिए फोटोन का, c स्पीड ऑफ लाइट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट पता चल जाएगा। अब ड्यूअल नेचर जो था वो तो सभी पार्टिकल्स पे अप्लाई हो सकता था, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे इस इक्वेशन को, कि मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा इज इक्वल टू
h upon mv, where m is equal to mass of particle, मास ऑफ पार्टिकल, चाहे वो बॉल हो, आपके पास मार्कर है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कुछ भी है, उसका मास होगा v, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अब उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो भी सकती है, नहीं हो सकती। कि इलेक्ट्रॉन की तो हम मान रहे क्या, सॉरी फोटोन की तो हम मान रहे कि उसकी फोटोन क्या है, उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है, लेकिन जब हम एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, एक बस मूव कर रही है, कुछ भी है, तो उसकी स्पीड तो कुछ अलग होगी, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल तो होगी नहीं, तो उसको हम अब रिप्लेस करेंगे v से। और ये जो वेवलेंथ है इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल जब उसमें मास m है और वो v वेलोसिटी से या v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो हम उसके लिए वेवलेंथ बता सकते हैं। ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो ये ड्यूअल कैरेक्टर था कि डी ब्रोगली ने कहा कि सभी में होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमें जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम आसानी से अपनी आई से देख सकते हैं, उनमें हमें वेवलेंथ शॉर्ट क्यों मिलती है, उनमें हमें वेव कैरेक्टर जो है वो क्यों ऑब्जर्व नहीं होता, उसका रीजन हम देखेंगे। तो देखो, अगर हम मानते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0.01 ग्राम, मतलब 0.1 kg, बहुत ही कम लेके चल रहे हैं, 1 ग्राम भी नहीं है ये। 1 ग्राम कितना होता है, बहुत ही कम होता है 1 ग्राम भी, मतलब हम सोच ही नहीं सकते। और मैंने तो 1 ग्राम भी नहीं लिया, उससे भी कम लिया है, 0.001 ग्राम लिया है, तो सोचो कितना कम मास है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 60 मीटर पर सेकंड, ये भी कम है। अब देखो, अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करता हूं वेवलेंथ, जब मास है इतना कम, कि अब देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इतनी छोटी होगी, ये भी माइक्रोस्कोपिक में नहीं आएगी, मतलब मास कितना कम होना चाहिए। अब इस मार्कर का अगर मैं मास देखूं तो इसके कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा होगा, ये तो 50, 10, 60 कुछ भी ग्राम होगा, और ये तो 0.001 ग्राम, तो हम कम से कम लेके चल रहे हैं, मतलब मास इतनी छोटी ऑब्जेक्ट है, तब भी उसका हम देखेंगे कि वेवलेंथ बहुत ही कम आएगी। अब देखो, ये हो गया h अपॉन mv, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो h क्या था, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, m मास है 0.001 और ये है 60 मीटर पर सेकंड। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो, आपके पास अगर मैं इसको लिख लूं, ये तो 1000 ऊपर चला गया, ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल, यहाँ है 100, 2 और कम कर लो, ये हो गया 32, 2 0, यहाँ 100 था और यहाँ कितना था 34, तो हम ये कट कर सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 32, 6 है, 6 ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻32, मतलब ये देखो, ये आपके पास वेवलेंथ आ गई, इसको हटा दो, ये 10⁻32 की टर्म में आएगी, इतनी कम वेवलेंथ होगी ये। अगर मैंने मास लिया तब भी इसकी वेवलेंथ कितनी आई है, 10⁻32, बहुत ही कम है, हम सोच भी नहीं सकते इतनी कम वेवलेंथ होगी। इसलिए हमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट पाथ में जाती हुई दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। इसलिए हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। आप देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 60, ठीक है। हम स्पीड सेम मान दें, तो ये आपके पास कितना आएगा 6.6 और डिवाइडेड बाय 9.1, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 10⁻3, या और अगर करें तो 10⁻⁴ मीटर। अब इसको तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने मीटर डिस्टेंस है कि 1/10,000 मीटर, कि सेंटीमीटर मिलीमीटर ये तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये सोचो, ये तो बहुत ही कम वैल्यू है, इसको हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें हम वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इतना आसान भी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि अब ये वेवलेंथ आ गई, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देखना ही एक चैलेंजिंग टास्क है, तो उसकी वेवलेंथ करना, लेकिन फिर भी इनके कंपैरिजन में हम यहाँ वेवलेंथ देख तो सकते हैं कि हमें पता चलेगी कि हाँ ये 10⁻⁴ की टर्म्स में आ रही है, कितने मीटर होगा, तो एक वेवलेंथ हम उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो डी ब्रोगली ने जो ड्यूअल कैरेक्टर बताया था वो होता सभी में है, लेकिन हम आसानी से उसको ऑब्जर्व इसमें कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, कि जब आपके पास मास इतना कम हो जाएगा। यहाँ तो हमने लिया था 10⁻³ की टर्म्स में, और यहाँ है 10⁻31, कि जब इतना स्मॉल हो, इतना कम मास का ऑब्जेक्ट होगा, उसमें वेवलेंथ को हम कुछ हद तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था डी ब्रोगली वेवलेंथ और ड्यूअल कैरेक्टर, ड्यूअल नेचर भी उन्होंने बताया। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और देखते हैं तो कि कैसे न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। अब देखो हमारे पास एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकंड। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये वैल्यू क्या होगी 6.6 × 10⁻⁻34, m जो होगा 9.1 × 10⁻⁻31, और वेलोसिटी आपको दे रखी है 10⁻3। इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी वेवलेंथ। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान किसी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, इनको डिवाइड करना होगा कि 6.6 को 9.1 से डिवाइड करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि सिंपल से सिंपल ये कि आपको डायरेक्ट वेलोसिटी दे रखी है और सिंपल सा वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चंस देखते हैं कैसे पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कह रहा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg if kinetic energy of the electron is 3 × 10⁻25 जूल। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ही दे रखी है हमें। कह रहा है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। क्या कैलकुलेट करनी है हमें, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमारे पास मास तो दे रखा है हमें 9.1 × 10⁻31, हमें लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी भी चाहिए, वो नहीं दे रखी। अब हम वो काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होती है, ½ mv²। किसके इक्वल होती है, ½ mv²। अगर मैं यहां से बात करूं कि वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी आपके पास, 2 × काइनेटिक एनर्जी, 2 × काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, और इसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट इसी के इक्वल होगा। देख सकते हो कि ये 2 इधर चला जाएगा, मास नीचे आएगा, और v² है, तो अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है v की, तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू h m, और v की अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आएगी आपके पास 2 × काइनेटिक एनर्जी, 2 × काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ मास। ये उल्टी हो जाएगी क्योंकि v नीचे है, तो यहाँ जब इसको लिखेंगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें। अब ये जो आएगा ये होगा आपके पास h/2m × काइनेटिक एनर्जी, सभी का स्क्वायर रूट रहेगा। अब h की वैल्यू आपको पता है 6.6 × 10⁻31, स्क्वायर रूट 2 और 9.1 × 10⁻31। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको 3 × 10⁻25। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लैम्डा। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 3 × 10⁻25, हाफ 9.1 × 10⁻31, और ये क्या है v²। यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, वो कितनी आएगी 3 × 10⁻25 × 2 डिवाइडेड बाय 9.1 × 10⁻31, और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको सोल्व कर लो, पहले यहाँ वैल्यू निकाल लो, चाहे फिर उसको डायरेक्ट पुट कर दो। या आपके पास, अब यहाँ से मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो यही होगी, उसको यहाँ पर पुट कर दो।
कि जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर दूं, उससे भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो और इससे हमें वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और देखते हैं और कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये यूनिट होती है लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो दे रखी है आपको 3.6 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है 3.6 into 10 raised to power minus 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 raised to power minus 10 मीटर के इक्वल होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जो फोटोन है उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है फोटोन की जो स्पीड होती है। ठीक है, अब हमें कह रहा है मास कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h अपॉन mv मास कैलकुलेट करने के लिए हमसे कह रहा है इसमें। तो हमें वेवलेंथ जो है वो दे रखी है, ये है 3.6 into 10 raised to power minus 10, 6.6 into 10 raised to power minus 30 को मास कैलकुलेट करना है और स्पीड हमें पता है 3 into 10 raised to power 8। यहाँ से हम मास की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मास इधर चला जाएगा, यहाँ आपके पास क्या आएगा 6.6 into 10 raised to power minus 34 डिवाइडेड बाय 3.6 into 10 raised to power minus 10 into 3 into 10 raised to power 8। इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे, मतलब डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी और आपके पास आंसर आ जाएंगे। चाहे आपसे अब वो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहता है, मास, वेलोसिटी, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होंगे। इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिलेगा, वो सोल्व करना है। उसमें कोई भी डाउट रहती है तो पूछें। ठीक है, इससे आगे का जो है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे। ठीक है, वो भी बिल्कुल आसान है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और यहाँ कोई भी डाउट रहती है तो पूछें। ठीक है, थैंक यू।